हाय एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है तलाक अंडर मुस्लिम लॉ। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रा ध्यान से सुने। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि हमने फैमिली लॉ पे एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कोर्स प्रिपेयर किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप learn.phenology.in पर जाकर इसे चेकआउट ज़रूर करें। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, यहाँ पर है मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल जिसका जवाब मैं हमेशा की तरह चाहूँगा कि आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो सवाल है, डावर या मेहर जो कि मुस्लिम मैरिज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो किसको बिलोंग करता है? वाइफ को, वाइफ के फादर को, वाइफ की मदर को, या फिर पार्टली वाइफ को और पार्टली उसके पेरेंट्स को? इसका सही जवाब ऑब्वियसली मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, बट बाय दैट टाइम मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुस्लिम लॉ के अंदर डाइवोर्स जो है वो एक हस्बैंड भी दे सकता है, एक वाइफ भी दे सकती है, और या फिर दोनों म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति से भी दे सकता है। अब मेनली डाइवोर्स जो है वो दो मोड से दिया जा सकता है। सबसे पहला है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स और दूसरा है जुडिशियल डाइवोर्स। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स वो तरीके हैं जो कि मुस्लिम लॉ के अंडर में दिए हुए हैं, इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और जो जुडिशियल डाइवोर्स है इसमें कोर्ट के थ्रू ही डाइवोर्स की डिक्री ली जाती है। अब यहाँ पे अगर आप इस टेबल पे गौर करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हस्बैंड जो है वो दो तरीकों से तलाक दे सकता है। पहला है तलाकुल सुन्नत, जहाँ पे दो तरीके और दिए हुए हैं जो है तलाक हसन और तलाक हसन। इसके बाद आता है तलाकुल बिद्दत। इसके साथ ही दो तरीके हम और देखेंगे जो है इल्ला और ज़िहार का। अब जो वाइफ है वो भी दो तरीके से डाइवोर्स दे सकती है, जिसमें पहला है तलाकुल तफवीज और दूसरा है लियान। और इसके बाद हम आते हैं म्यूचुअल कंसेंट पे, जहां पर खुला और मुबारक दो ऐसे तरीके हैं जहां पर म्यूचुअल तरीके से डाइवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो टेबल है वो है जुडिशियल डाइवोर्स की। तो देखिए इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर ही डाइवोर्स लिया जाता है, और ये डाइवोर्स हस्बैंड भी ले सकता है, वाइफ भी ले सकती है, या फिर दोनों म्यूचुअल ही भी ले सकते हैं। और इसी एक्ट के सेक्शन 2 में जो है वो डाइवोर्स लेने के ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं तलाक के सबसे पहले फॉर्म पे, जो है तलाकुल सुन्नत। तो सुन्नत का मतलब होता है वर्ड ऑफ गॉड, यानी ऐसी प्रैक्टिस जो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद प्रैक्टिस करी है, और इसे हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। तो जो तलाकुल सुन्नत है उसके फिर दो फॉर्म्स होते हैं, तलाक हसन और तलाक हसन। तो अब यहाँ पर तलाक अहसन जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है, और ये सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड फॉर्म है तलाक का। तो इसके अंदर में जो हस्बैंड है वो एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है तलाक की, और ये प्रोनाउंसमेंट उसे कब करनी चाहिए? ये प्रोनाउंसमेंट उसे करनी चाहिए तूहर के पीरियड में, यानी कि वो समय जब एक विमेन मेंस्ट्रुएटिंग ना हो। और इसके बाद शुरू होता है 90 डेज का एक पीरियड जिसे हम कहते हैं इद्दत। अब इस 90 डेज के पीरियड में यानी इद्दत के दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, और मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो ये डाइवोर्स रिवोकेबल डाइवोर्स हो जाएगा, यानी कि वो आगे चल के कैंसिल हो सकता है। और वहीं पे अगर इंटरकोर्स नहीं होता है तब फिर ये जो डाइवोर्स है वो इर्रिवोकेबल डाइवोर्स हो जाएगा, यानी वो डाइवोर्स होकर ही रहेगा और उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये जो 90 डेज का पीरियड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसी टाइम पे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने डिफरेंसेस भुलाकर अपनी शादी को कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो इसी 90 डेज के पीरियड में कर सकते हैं। और वो दूसरे प्रोसेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बीच की दूरी मिटाने के लिए, जो है आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन, और फिर अपनी शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं तलाक हसन पे। तो देखिए हसन का मतलब होता है गुड या फिर प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक। हालांकि ये लेस अप्रूव्ड फॉर्म है, यानी कि ये ज़्यादा चलन में नहीं है, पर फिर भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि तलाक हसन होता क्या है। तो इसमें देखिए जो हस्बैंड है वो 3 प्रोनाउंसमेंट करता है तलाक की, लेकिन ये ट्रिपल तलाक नहीं है, और हम वो जानेंगे वीडियो में आगे कि क्यों ऐसा। तो देखिए यहाँ पर जो हस्बैंड है वो 3 बार तलाक कहता है, लेकिन 3 सक्सेसिव तूहर के पीरियड में। तो तूहर का पीरियड हमें पता है वो टाइम है जब एक वुमेन मेंस्ट्रुएटिंग ना हो। तो देखिए पहला प्रोनाउंसमेंट उसने पहले तूहर के टाइम किया, फिर कुछ दिन वेट किया, फिर दूसरा प्रोनाउंसमेंट किया दूसरे तूहर के टाइम में, फिर कुछ दिन वेट किया, उसके बाद उसने तीसरा प्रोनाउंसमेंट किया, जिसके बाद जो शादी है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर
मान लीजिए अगर हस्बैंड ने पहला प्रोनाउंसमेंट कर दिया, दूसरा प्रोनाउंसमेंट भी कर दिया, उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, वो अपनी लाइफ अपनी वाइफ के साथ ही रहना चाहता है, तो उस केस में वो अपने इस दिए हुए तलाक को रिवोक भी कर सकता है, यानी कैंसिल कर सकता है, जब उसने पहला या फिर दूसरे बार प्रोनाउंसमेंट दे दी है। लेकिन अगर उसने 3 प्रोनाउंसमेंट कर दिए हैं तो फिर वो शादी डिसॉल्व हो जाएगी, यानी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि पूरे इस पीरियड में जब उसने पहला प्रोनाउंसमेंट किया से लेकर तीसरे प्रोनाउंस तक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, तभी जाकर ये तलाक होगा। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये लेस अप्रूव्ड फॉर्म, यानी ये जो फॉर्म है तलाक का वो अभी चलन में नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक है वो है तलाक़े बिद्दत, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और इसी को हम ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर होता ये था कि एक हस्बैंड जो है वो सिर्फ 3 बार तलाक 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 ऐसा कहकर अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर देता था, और यहाँ पे फ़र्क ये नहीं पड़ता था कि उसने अपनी वाइफ के सामने बोला है या एक मैसेज के थ्रू बोला है या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपनी वाइफ को बोला है। तो इसी प्रैक्टिस को 2017 में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बाद से ये प्रैक्टिस में नहीं है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि फिर तलाक़े हसन और तलाक़े बिद्दत में डिफरेंस क्या हुआ। तो देखिए, हसन में भी 3 प्रोनाउंसमेंट ही होते हैं, लेकिन वो 3 सक्सेसिव तूहर के पीरियड में होते हैं। वहीं पे जब हम ट्रिपल तलाक यानी तलाक़े बिद्दत की बात करते हैं तो ये 3 जो प्रोनाउंसमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि वो तूहर के पीरियड में हो, ये कभी भी 3 बार उसने प्रोनाउंस कर दिया उसके बाद मैरिज डिसॉल्व हो जाती थी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन तलाक़े हसन और तलाक़े बिद्दत में। तो तलाक के इन तरीकों के अलावा 2 और ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू एक हस्बैंड डिवोर्स ले सकता है। तो उसमें सबसे पहला तरीका है इल्ला। तो देखिए, जैसे छोटे बच्चे किसी भी बात के लिए कसम ले लेते थे, वैसे ही इस इल्ला के अंदर जो हस्बैंड है वो एक प्लेज ले लेता है, एक ओथ ले लेता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो कसम ले लेता है कि वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, और उसे ये करना चाहिए 4 महीनों के लिए। और मान लीजिए कि ये 4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद वाइफ के पास एक पावर आ जाती है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है डाइवोर्स की डिक्री लेने के लिए एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू। मान लीजिए कि एक हस्बैंड है जिसने अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा खुश होकर कहा, यार तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। तो आपको क्या लगता है वाइफ क्या करेगी? तो देखिए, मुस्लिम लॉ के अंडर में वाइफ डाइवोर्स भी दे सकती है। जी हाँ, ये भी एक तरीका है डाइवोर्स देने का, जिसे हम कहते हैं ज़िहार। तो अब ज़िहार के अंदर में होता ये है कि अगर जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को किसी ऐसे वुमेन से कंपेयर कर दिया जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आती है, जैसे कि उसकी माँ या उसकी बहन, तो राइट आ जाता है वाइफ के पास कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। तो ये हो गया तरीका ज़िहार का। वाइफ जो है वो 2 तरीकों से डाइवोर्स दे सकती है, जिसमें से पहला तरीका है वो है तलाक़े तफवीज़। तो तफवीज़ के अंदर होता ये है कि जो हस्बैंड है वो अपनी तलाक प्रोनाउंस करने की जो पावर है वो डेलीगेट कर देता है, यानी ट्रांसफ़र कर देता है अपनी वाइफ को, कि वाइफ भी डाइवोर्स दे सकती है। अब ये देखिए, अब ये जो पावर ट्रांसफ़र हुई है वाइफ के पास, ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट होती है, इसका कहने का मतलब कि पूरी तरीके से वाइफ के पास पावर आ गई है, वो कभी भी प्रोनाउंस कर सकती है। और कंडीशनली ट्रांसफ़र हुई है, इसका मतलब है कि अगर कोई कंडीशन ऐसे फुलफिल होती है तभी वो वाइफ जो है वो डाइवोर्स दे सकती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है जानने की कि जब भी हस्बैंड अपनी पावर को ट्रांसफ़र करेगा वाइफ को प्रोनाउंस करने की तलाक को, तो हस्बैंड को रीज़न देना होगा कि वो वाइफ को अपनी ये पावर क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये आपका हो गया तलाक़े तफवीज़। इसके बाद हम देखते हैं कि लियान क्या है, जिसके थ्रू जो वाइफ है वो डाइवोर्स दे सकती है। अब इस लियान के तरीके के अंदर होता ये है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट अडल्ट्री के चार्जेस लगा दिए, यानी उसने कह दिया कि उसकी वाइफ का रिलेशन किसी और आदमी से है, तो यहाँ पर वाइफ जो है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है कोर्ट के थ्रू। अब अगर जो हस्बैंड ने चार्ज लगाए हैं वो गलत साबित होते हैं तो वाइफ को डिवोर्स मिल ही जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि मान लीजिए वाइफ ने हस्बैंड की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया और इसी एग्रेशन में आके हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, तब फिर वाइफ उसको बेस बना के डाइवोर्स क्लेम नहीं कर सकती है। अब हम आ जाते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जहां पर हस्बैंड और वाइफ अपनी आपसी सहमति से डाइवोर्स लेते हैं।
तो इस चीज के दो तरीके दिए हुए हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर में। और इसके अंदर जो दो तरीके हैं उसमें पहला तरीका है खुला। तो देखिए खुला का जो प्रोसेस है उसमें डाइवोर्स का जो ऑफर है वो होता है वाइफ की तरफ से, यानी वाइफ कहती है कि उसे डाइवोर्स चाहिए और एज कॉम्पनसेशन उसे अपनी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड को देनी होती है। अब यहाँ पर देखिए मुस्लिम लॉ के अंडर जो शादी है उसे कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है और जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा तो उसके लिए कॉम्पनसेशन देनी होगी और जिसने ब्रेक किया है उसे कॉम्पनसेशन देनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर वाइफ को कॉम्पनसेशन देना होता है क्योंकि वाइफ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करी क्योंकि उसी ने ऑफर किया है। अब यहाँ पे जो वाइफ की प्रॉपर्टी है वो उसे जो डॉवर में मिला है शादी के टाइम पे वो अपने हस्बैंड को लौटाना होगा एज कॉम्पनसेशन। और इसी के बाद जो है वो खुला का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब देखिए खुला का जो प्रोसेस है क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट है तो एक बार अगर वाइफ ने ऑफर कर दिया तो उसे हस्बैंड को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके ये एक म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स होगा। और यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने वाली है कि एक बार दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि डाइवोर्स होगा खुला के अंदर भी, तो यहाँ पर इद्दत का पीरियड जो 90 डेज की हमने बात करी थी शुरुआत में, वो इद्दत का पीरियड यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा। और इसके बाद जो है अगला तरीका वो है मुबारत। तो देखिए मुबारत का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को लगता है कि वो साथ नहीं रह सकते तो दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो है वो इनिशिएट कर सकता है डाइवोर्स के लिए। तो ये हो गया म्यूचुअल कंसेंट का एक और फॉर्म जिसके थ्रू जो डाइवोर्स है लिया जा सकता है। अब यहाँ पर इन सब के अलावा एक तरीका और है जिसे हम कहते हैं फस्क। अब फर्स्ट का तरीका ये है कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को ऐसा लगता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी साथ में नहीं गुजार सकते तो वो जाते हैं एक काजी के पास। तो काजी जो है वहाँ पे उन दोनों के मैटर को समझता है कि दोनों को प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उन दोनों की शादी को अगर नेसेसरी है तो टर्मिनेट भी कर देता है। तो ये हो गए तरीके जिसके थ्रू मुस्लिम लॉ के अंडर आप तलाक ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ एडिशनल ग्राउंड्स भी हैं जो कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंडर में कवर्ड है। तो अब देखते हैं जुडिशियल प्रोसेसेस को। तो ये प्रोसेस गवर्न होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 से और इसी एक्ट के सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे डाइवोर्स लिया जा सकता है, जिसमें से पहला है एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, यानी अगर एक हस्बैंड का 4 साल तक कोई अता पता ही नहीं है और वो इस बीच में अपनी वाइफ से भी नहीं मिला है तो ये एक ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स के लिए। अब जो डाइवोर्स है वो हमेशा 6 महीने के बाद ही मिलता है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो है फेलियर टू मेंटेन। तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को 2 साल तक मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ के डे टू डे खर्चे भी नहीं उठा पा रहा है 2 साल तक, तो वहां पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो है इम्प्रिजनमेंट। अब हस्बैंड ने मान लीजिए ऐसा क्राइम किया है जहां पे उसको सजा 7 साल या उससे ज्यादा की हो गई है, तो वहां पे भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट जो कि है फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ड्यूटी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो कहता है इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, मतलब अगर हस्बैंड जो है वो केपेबल ही नहीं है बच्चों को प्रोक्रिएट करने का, उस केस में डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे जो कि है अगर हस्बैंड इंसैनिटी से सफर कर रहा है या वेनीरियल डिसीज से सफर कर रहा है तो उस केस में डाइवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेप्यूडिएशन बाय वाइफ, यानी कि एक ऐसी लड़की है जिसके फादर या उसके गार्जियन ने जब वो 15 साल से कम की थी उसी वक्त उसकी शादी कर दी, तो यहाँ पे उस लड़की के पास राइट रहेगा कि जब वो 18 साल की होगी उस समय वो अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि इस बीच में हस्बैंड और वाइफ के बीच इंटरकोर्स ना हुआ हो। इसके बाद हम आते हैं 8th पॉइंट पे जो है ग्राउंड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय मोमेडन लॉ। तो अभी तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े इसके अलावा मान लीजिए कि मोमेडन लॉ के अंदर और भी कोई पॉइंट्स है जिसके थ्रू डाइवोर्स लिया जा सकता है, तो वो भी इस एक्ट के अंदर गवर्न होंगे। उसके बाद 9 पॉइंट आता है क्रूएल्टी बाय हस्बैंड। अब इन 9 पॉइंट्स के अलावा कुछ ऐसे और एडिशनल ग्राउंड्स भी हैं जहां पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट है मान लीजिए अगर हस्बैंड जो है वो वाइफ को फिजिकली असॉल्ट करता है यानी मारता पीटता है, तो उसके बाद अगर वाइफ के कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई गलत स्टेटमेंट देता है, तो इसके बाद अगर वाइफ को इमोरल एक्ट करने के लिए बोले हस्बैंड तो भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। और अगर वाइफ को अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा है हस्बैंड, वहां पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है।
और अगर हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ है तो भी उस केस में डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। एट लास्ट हम आते हैं उस सवाल के जवाब पे जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, तो उसका जवाब है ऑप्शन ए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और फैमिली लॉ से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे फैमिली लॉ के कोर्स को learn.phenology.in पर जाकर ज़रूर चेकआउट करें, और ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @phenologylegal।